दोस्तों, इस वीडियो में हम विजन आईएएस के पॉलिटी का मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि पीटी के दृष्टि से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से इसका जो विशेष सूची है। इस वीडियो में हम संवैधानिक मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आरक्षण है, विधायी निकायों में आरक्षण है। आरक्षण के अंतर्गत पहला है विधायी निकायों में आरक्षण, दूसरा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण, तीसरा है दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, चौथा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल्याधिकार नहीं है, पांचवा है, और छठवां अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक। तो चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आज का जो हमारा मुद्दा है वो संवैधानिक मुद्दे के अंतर्गत आरक्षण की से संबंधित कुछ रहेंगे टॉपिक्स। जिसमें से हम संवैधानिक मुद्दे के बारे में अगर चर्चा करें, तो संवैधानिक मुद्दे के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यह है संवैधानिक मुद्दा, इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है आरक्षण रिजर्वेशन। तो विधायी निकायों में आरक्षण कैसे मिला या क्या उसका प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं। विधायी निकायों में आरक्षण के बारे में यह सुर्खियों में क्यों है, तो अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 126वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियमित किया गया। संविधान के कुछ हालिया किए गए संशोधन इस प्रकार हैं। 103वां जो संशोधन था वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता था। जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जो ओबीसी के लिए जो है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 102। और 101 जीएसटी को लागू करना, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना। अगला 100वां जो है बांग्लादेश को या से अंतः क्षेत्रों का या की हस्तांतरण या प्राप्ति और अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करना है। इसका मेन मतलब ये है 100वां संविधान संशोधन का कि बांग्लादेश और भारत के बीच में चाहे लैंड या ज़मीन का और डिस्ट्रीब्यूशन हो, या वहाँ के नागरिक जो भारत में आकर के बस गए उनको उनकी नागरिकता के बारे में हो, या हमारे भारत के लैंड हो, रिवर्स हो, मीन्स हस्तांतरण और अंत क्षेत्रों के बारे में जो कि उसका हस्तांतरण करना है, ट्रांसफ़र अथवा लेन देन करना, तो वह 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में अगर देखें तो अन्य संबंधित तथ्यों में यह अधिनियम जो है 2 उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था। जो पहला उद्देश्य था वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में आरक्षण का विस्तार। जो दो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, एक है राष्ट्रपति और एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो जो पहला बोलता है अनुसूचित जाति और जनजाति को जो लोकसभा है और विधायी निकाय है उसमें आरक्षण का विस्तार करने के बारे में पहला उद्देश्य विस्तार करना है।
दूसरा जो है, लोकसभा और विधायी निकायों में आंग्ल भारतीयों को नाम निर्दिष्ट करने का प्रावधान का विस्तार नहीं है। तो जैसा कि पहला उद्देश्य में हमने जाना कि लोकसभा और विधायी निकायों में एससी और एसटी के आरक्षण का विस्तार किया जाना, लेकिन वहीं दूसरा उद्देश्य जो बोलता है कि जो आंग्ल भारतीय हैं, अभी हम आगे आपको एंग्लो इंडियन के बारे में बताएंगे कि एंग्लो इंडियन कौन है, कहाँ से आए, या मतलब क्या, कहाँ से उनकी ओरिजिन हुई, किसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो दूसरा उद्देश्य है वह यह है कि जो आंग्ल भारतीय हैं, जो एंग्लो इंडियन हैं, इनको जो है लोकसभा और विधायी निकायों में जो आरक्षण था, जो नाम निर्दिष्ट करने का प्रावधान था, उसका विस्तार नहीं। तो अभी हम इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति भी लोकसभा में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन का ना हो तो वह किसी एंग्लो इंडियन को नाम निर्देशित या मनोनीत कर सकता है। तो वैसे राज्यपाल भी अपने राज्य के विधानसभा अथवा विधानसभा विधानमंडल और विधान परिषद में अगर जो भी हो तो उस हिसाब से करता। तो इस अधिनियम में अनुच्छेद 334 में संशोधन करने और केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा व विधायी निकायों में 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण का विस्तार, जो 2020 को समाप्त हो रहा था, करने का प्रावधान किया गया है। तो जो विधायी निकायों में आरक्षण है, उसका जो अगला पर्पज है कि अनुच्छेद जो 334 है उसमें संशोधन करके एससी और एसटी के लिए जो लोकसभा और विधायी निकाय थे उनमें जो आरक्षण का विस्तार किया गया था, उसकी जो आखिरी डेट वह 2020 में समाप्त होने वाला था। तो इसको जो है बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। तो 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। 334 अनुच्छेद 334 क्या है? तो यह मूलतः यह उपबंधित करता है कि सीटों का आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रत्येक 10 वर्ष 8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 79वें, 95वें संशोधन द्वारा के अंतराल पर इसे आगे विस्तारित किया जाता रहा है। तो अनुच्छेद जो 334 है, जो सीटों का आरक्षण है और विशेष प्रतिनिधित्व है, जब संविधान लागू हुआ तो उसके प्रारंभ होने से 10 वर्ष के बाद तक वह समाप्त हो जाता है। मीनिंग्स संविधान के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो संसद है वह इसमें संशोधन करके मीनिंग्स विधेयक को पारित करके इसको फिर आगे 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा देता है। तो यही बताया गया कि इसमें प्रत्येक जैसे 10 व 8वां संशोधन पहले किया गया, फिर 23वां संशोधन किया गया, फिर जो है 45वां संशोधन किया गया, फिर 62वां संशोधन किया गया, फिर 79वां संशोधन किया गया और फिर 95वां संशोधन करके आरक्षण के इस प्रावधान को आगे बढ़ाया गया है। अगला है वर्तमान में कुछ राज्य विधानसभा जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है आदि में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया गया है। यह संशोधन इसे समाप्त करता है। तो इसमें अगला जो बताया गया कि जो आंध्र प्रदेश है और बिहार है और छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, इन्होंने अपने यहाँ एक ही आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया है या नाम निर्दिष्ट किया है। जो यह संशोधन हुआ है, यह संशोधन उसे समाप्त करता है।
अगला है, वर्तमान लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है, चूंकि यह संशोधन संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 368 2D के दायरे में शामिल है। अतः साधारण बहुमत के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जानी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बताया गया कि अभी जो वर्तमान लोकसभा है उसमें जो है किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। और ये जो संसद में राज्यों की जो प्रतिनिधित्व से संबंधित जो अनुच्छेद 368 2D है, यह राज्य के दायरे में आता है। जो और तो यह साधारण बहुमत के द्वारा जो है के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल द्वारा इसकी जो है अभिपुष्टि की जानी चाहिए। जो राज्य हैं वो अपने विधानमंडल द्वारा बहुमत के थ्रू इसको जो है अभिपुष्टि करेंगे, तब जाकर के यह जो है नाम निर्दिष्ट होगा। अगला है अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन और उनकी प्रक्रिया है तो संसद की शक्ति से संबंधित है। अब हम आगे बात करते हैं कि आंग्ल भारतीय कौन है। जैसा कि आंग्ल भारतीय सदस्यों के बारे में अगर बात किया जाए तो आंग्ल भारतीय अनुच्छेद 366 2 के अनुसार आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता हो या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे हैं, केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें उसके पिता हो या उसकी पितृ परंपरा में कोई भी पुरुष जनक, मीनिंग्स पिता हो या पितृ परंपरा में कोई भी अन्य पुरुष जनक यूरोपियन हो या यूरोपीय उद्भव का हो या था, किंतु वह भारत की राज्य क्षेत्र में, जो भारत है उसकी राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके अलावा जो भारत में यूरोपीय जनक के होने के बावजूद भी जो भारत में निवास कर रहे हैं, जो अस्थायी निवासी नहीं है बल्कि अस्थायी निवासी हैं, वो जो है आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। आगे चलते हैं सीटों के आरक्षण के बारे में। सीटों के आरक्षण के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए क्या क्या है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 में एससी और एसटी के लिए क्रम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के उनकी जनसंख्या के अनुपात आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद जो 30 है और 332 है, अनुच्छेद 330 और जो 332 है वह जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीटों की संख्या है वह वहाँ की जनसंख्या के अनुपात की, मतलब वहाँ एससी और एसटी की जनसंख्या कितनी है उनके अनुपात में आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। अगला है इसके अतिरिक्त सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने पर एससी और एसटी के उम्मीदवारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो चाहे एससी एसटी अगर सामान्य के केसेस में चुनाव लड़ते हैं, सामान्य सीट है, तो उस पर कोई भी जो है प्रतिबंध नहीं है। आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान क्या है हमारे संविधान में? तो अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा के
उस समुदाय से 2 से अनधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है। तो अगर अनुच्छेद 331 यह राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के सदस्यों की संख्या न- या आंग्ल भारतीय लोगों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में 2 से अधिक सदस्यों को जो है नाम निर्देशित कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 333 एक राज्य की राज्यपाल। अनुच्छेद 331 केंद्र सरकार जो कि राष्ट्रपति को प्रोवाइड करता है, और अनुच्छेद 333 जो है वह राज्य की राज्यपाल की को यह शक्ति देता है कि उस राज्य की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्देशित करने हेतु समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान की 10वीं सूची के अनुसूची के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय सदस्य अपने नाम निर्देशन के 6 माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, किंतु सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात वे अपने दल के व्हिप या जो सचेतक होते हैं में बाध्य हो जाते हैं। अगला है आंग्ल भारतीय सदस्य अन्य सांसदों के समान। आंग्ल भारतीय सदस्य जो है अन्य सांसदों के समान ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किंतु ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने हेतु पात्र नहीं है। तो आंग्ल भारतीय सदस्य अन्य सांसदों की तरह क्या करते हैं, वो शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास पावर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर ये लोग मतदान के या ये लोग मतदान नहीं कर सकते हैं या उसके पात्र ये लोग नहीं हैं। तो दोस्तों ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को इस लेख को पढ़ना है तो हमने वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।